हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीए पार्ट थर्ड इकोनॉमिक्स के पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में से के बाजार नियम की चर्चा आपसे करने जा रही हूँ। से का बाजार नियम प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्री या हम कहें परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का एक अविभाज्य अंग रहा है और उनके उत्पादन और रोजगार के सिद्धांत का आधार रहा है। से का पूरा नाम जे.बी. से था। उन्होंने 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जिस आर्थिक धारणा का प्रतिपादन किया उसे ही से का बाजार नियम या सेज लॉ ऑफ मार्केट कहा जाता है। उन्होंने बताया था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है उनके लिए, क्योंकि उत्पादन के साधनों को उनके कार्य का प्रतिफल दिया जाता है, भूमिपति को लगान दिया जाता है, श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, पूंजीपतियों को ब्याज दिया जाता है, तो जितना उत्पादन किया जाता है वस्तुओं का और सेवाओं का, उनके लिए जिन उत्पादन के साधनों ने उस उत्पादन में योगदान दिया है वो प्रतिफल के रूप में सारा उत्पादन का जो मूल्य है वह उत्पादन के साधनों में बढ़ जाता है उनकी आय के रूप में, उनके प्रतिफलों के रूप में। और जब उनको प्रतिफल मिल जाते हैं तो जितना उत्पादन हुआ वह जब सब उनका मूल्य बढ़ गया तो उतने ही मूल्य, जितना उत्पादन हुआ उतने मूल्य की ही मांग सृजित हो गई, क्योंकि उतना ही उनको प्रतिफल मिला। तो से का ये कहना था कि कभी भी किसी भी अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि दीर्घकाल में बाजार में पूर्ति एवं मांग एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। इसे ही सेज लॉ ऑफ मार्केट, से का बाजार नियम कहा जाता है। से की धारणा थी कि ज्यों ही किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन के तुल्य बाजार में दूसरी वस्तुओं की मांग स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में जब कोई उत्पादक किन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है तो वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बदले में दूसरी वस्तुओं की मांग करता है। अतः किसी भी उत्पादन से तुरंत दूसरी वस्तुओं की मांग उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का उत्पादन अथवा उसके द्वारा की जाने वाली पूर्ति स्वयं अन्य वस्तुओं के लिए मांग बन जाती है और अंततः किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कुल मांग वस्तुओं की कुल पूर्ति के बराबर हो जाती है। से का बाजार नियम की व्याख्या वस्तु विनिमय प्रणाली में भी और मुद्रा विनिमय प्रणाली में भी की जा सकती है। तो ऊपर तो हमने अभी देखा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किस प्रकार से एक वस्तु का उत्पादन दूसरी वस्तु की मांग उत्पन्न करता है। ऐसे ही जब मुद्रा विनिमय प्रणाली होती है तो किसी वस्तु का जब उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन करने वाले साधनों पर व्यय किया जाता है। उत्पादन साधन के स्वामियों को आय प्राप्त होती है और उस आय से, उत्पादन प्रक्रिया से जो उन्हें आय प्राप्त होती है वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मांग करते हैं, जिससे जितना उत्पादन हुआ है उसके बराबर पूर्ति, उसके बराबर अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न हो जाती है और अंततः समाज में सभी वस्तुओं की मांग, कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर हो जाते हैं। कभी भी समाज में अति उत्पादन नहीं होता है। तो ये जो से की मान्यता थी, परंपरावादी अर्थशास्त्री जिसे हम अंग्रेजी में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी कहते हैं, इसमें सेज लॉ ऑफ मार्केट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। से ये भी कहता है कि दीर्घकाल में कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर हो जाती है। अल्पकाल के संबंध में से का ये कहना था
कि यदि किसी समाज में उत्पादन आधिक्य या ओवर प्रोडक्शन हो भी जाता है तो अन्य वस्तुओं से उसके विनिमय का अनुपात घट जाएगा और इससे पुनः उसमें संतुलन हो जाएगा। यानी कोई वस्तु बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई है तो अब अन्य वस्तुओं की तुलना में उसको और ज़्यादा दिया जाएगा ताकि उनका आपस में कुल पूर्ति और कुल मांग बराबर हो जाए। इस प्रकार से के नियम के अनुसार अर्थव्यवस्था में ओवर प्रोडक्शन नहीं होता, दीर्घकाल में कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर हो जाती है। और उनकी एक ये मान्यता थी कि जितनी भी उत्पादन के साधनों को आय प्राप्त होती है, उन्होंने जो उत्पादन में योगदान दिया उनके प्रतिफल के रूप में वह सब खर्च हो जाती है, किसी प्रकार की बचत नहीं की जाती। क्योंकि अगर हम बचत कर लेंगे तो डेफिनेटली जितनी आय प्राप्त हुई उतनी मांग नहीं होगी और मांग और पूर्ति में गैप उत्पन्न हो जाएगा। तो हम यह मान करके चलते हैं से के नियम में कि जितनी उत्पादन के साधनों को आय प्राप्त होती है उतना ही मांग सृजित हो जाती है, किसी भी प्रकार की बचत नहीं की जाती। और अगर बचत होती भी है तो वह पूंजीगत वस्तुओं के क्रय पर खर्च कर दी जाती है। यानी जितनी भी आय है उसकी किसी प्रकार की होर्डिंग नहीं होती है। होर्डिंग का मतलब है कि हमने उसे कहीं अलग रख लिया, उसका किसी प्रकार का प्रयोग नहीं किया, तो यहाँ पर जो मांग और पूर्ति में संतुलन है वह गड़बड़ा जाएगा। तो हम ये मानते हैं अगर कोई बचत भी करी तो उस बचत से हम पूंजीगत पदार्थों का क्रय कर लेते हैं, उपभोग पदार्थों का नहीं करते तो पूंजीगत पदार्थों का क्रय कर लेते हैं। और इस प्रकार से जितनी बचत होती है वह समस्त इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्ट कर दी जाती है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाता है। जितना आय है उतना व्यय होता है। अगर आय की तुलना में व्यय कम है, बचत कर रहे हैं, तो बचत को हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जितनी आय उत्पादन के साधनों को खर्च हुई या तो वह उपभोग पदार्थों के क्रय में खर्च कर दी जाती है या वह पूंजीगत पदार्थों के क्रय में खर्च कर दी जाती है। होर्डिंग जैसी चीज़ की कोई हमारा जो आय का कोई हिस्सा आइडियल पड़ा हुआ है, उसका किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं, हमने धन को गाड़ के रख दिया, ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था में नहीं होती। अगर ऐसा होता है तो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट लागू नहीं होगा और हमने मान्यता ले ली है कि जितनी आय है वह समस्त खर्च होती है, तभी सेल्स लॉ ऑफ मार्केट लागू होगा। अब सेल्स लॉ ऑफ मार्केट की मान्यताएं हमने देखी, अब हमसे बिंदुवार देख लेते हैं। सबसे पहली मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान रहती है, जिससे बाजार में साधनों एवं वस्तुओं की मांग और पूर्ति में स्वतः संतुलन होता रहता है। दूसरी मान्यता है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की। से का बाजार नियम इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था स्वतंत्र है, अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है और बाजार में उत्पादक एवं उपभोक्ता पूर्णतः स्वतंत्र है। तीसरी मान्यता है मुद्रा की तटस्थता। से के बाजार नियम में हमने मुद्रा को तटस्थ माना है। मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम माना है और यह उत्पादन को प्रभावित नहीं करता। और से का बाजार नियम मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट मान्यता है अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार है, पर यदि कभी अल्पकाल में बेरोजगारी हो जाती है तो बेरोजगार साधनों को काम पर लगाने से जो उन्हें आय प्राप्त होगी उससे उत्पादन भी बढ़ेगा। तो अतिरिक्त उत्पादन भी सब बिक जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त जो बेरोजगार लोगों को हमने काम पे लगाया उनको अतिरिक्त उत्पादन करने से अतिरिक्त आय हुई, उत्पादन भी अतिरिक्त हुआ और आय भी अतिरिक्त हुई। इसका मतलब यह है कि उन लोगों को काम पर लगाने पर जितनी आय प्राप्त होगी उतना उत्पादन होगा, जितना उत्पादन होगा उतने साधनों को आय प्राप्त होगी और आय के बराबर मांग उत्पन्न हो जाएगी और बाजार में पूर्ति और मांग में समानता हो जाएगी। तो ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त नहीं हो जाता। नेक्स्ट जो
हमारा जो मान्यता है वह है संचय की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इसका मतलब ये है, सेज लॉ ऑफ मार्केट की मान्यता है कि जितनी आय होती है वह सारी की सारी उपभोग पर खर्च कर दी जाती है, और अगर उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता तो पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च कर दिया जाता है। इस प्रकार समाज में जितनी भी आय प्राप्त होती है उसका संपूर्ण व्यय हो जाता है, यानी उपभोग व्यय और पूंजीगत व्यय बराबर हो जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सेज लॉ ऑफ मार्केट की आलोचनाएं भी बहुत ज़्यादा की गई हैं। कुछ अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने सेज लॉ ऑफ मार्केट की बहुत आलोचनाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि यह व्यावहारिक मान्यताओं पर आधारित है, भ्रमपूर्ण निष्कर्षों पर आधारित है और निम्न बिंदुओं के आधार पर सेज लॉ ऑफ मार्केट की आलोचनाएं की गई हैं। सबसे पहली मान्यता है कि अति उत्पादन संभव है। सेज लॉ ऑफ मार्केट की जो पहली आलोचना की गई है वह यह है कि से की दृढ़ धारणा थी कि पूर्ति अपनी स्वयं की मांग का निर्माण करती है, दीर्घकाल में अति उत्पादन असंभव है। परंतु कीन्स ने अपने सिद्धांत में यह सिद्ध किया कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति इकाई से कम होती है और इस कारण अर्थव्यवस्था में कुल मांग एवं पूर्ति में गैप बना रहता है और कुल मांग कुल पूर्ति से कम होती है और इस कारण से अति उत्पादन की समस्या आवश्यक रूप से हर अर्थव्यवस्था में उपस्थित रहती है, क्योंकि बचत और निवेश भी सदैव समान नहीं होते और 1930 की विश्वव्यापी मंदी में यह सिद्ध भी हो गया था। दूसरी जो मान्यता है वह यह है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न नहीं करती। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न नहीं करती। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में यह नियम है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा नहीं करती। यह आज के ज़मानों में खरा नहीं उतरता, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जिस दशा में उत्पादन बढ़ता है मांग उतनी ही नहीं बढ़ती। अतः जितना उत्पादन होता है वह सारा का सारा बिक जाए यह ज़रूरी नहीं है। तीसरा है मांग स्वयं अपनी पूर्ति पैदा करती है। यह आलोचना है कि जहाँ से के नियम में पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, वहाँ आधुनिक अर्थशास्त्री कीन्स ने से के विपरीत धारणा प्रतिपादित की है कि मांग स्वयं अपनी पूर्ति को उत्पन्न करती है। कीन्स बताता है कि आधुनिक युग में मांग के अनुसार ही उत्पादक अपना उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट जो आलोचना की गई है वह है कि पूर्ण रोजगार की कल्पना से के बाजार के नियम में पूर्ण मिथ्या है। अल्प रोजगार की स्थिति हर अर्थव्यवस्था में प्रायः दृष्टिगोचर होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में प्रायः अल्प रोजगार की स्थितियां नजर आती हैं और बेकारी बनी रहती है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में स्वयं समायोजन संभव नहीं होता। से का बाजार नियम यह मानता है कि अर्थव्यवस्था स्वयं समायोजित होती है। कीन्स में इतना धैर्य नहीं कि अर्थव्यवस्था कीन्स ने कहा है कि इतना हम में धैर्य नहीं होता है, क्योंकि हमें तो अल्पकाल में जो समस्याएं उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वह अल्पकालिक हैं, क्योंकि दीर्घकाल में हम सब मर जाते हैं। तो कीन्स यही कहता है कि अर्थव्यवस्था दीर्घकाल में स्वतः समायोजन की प्रतीक्षा करे, ऐसा संभव नहीं है। हमारा जो इंटरेस्ट है वह अल्पकालिक समस्याओं पर रहता है और इस कारण बेरोजगारी और अति उत्पादन की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप, निवेश में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि जरूरी है। जबकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये मानते थे कि अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और हो तो मिनिमम होना चाहिए। लेसर फेयर की पॉलिसी के अनुसार केवल पुलिस कार्य, न्याय कार्य और मिलिट्री वर्क, ये तीन ही कार्य सरकार को करने चाहिए। यदि अर्थव्यवस्था में सरकार इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कार्य करती है, कर लगाती है, व्यय करती है, तो उस अर्थव्यवस्था में क्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। और जब भी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता है वह अर्थव्यवस्था फेल हो जाती है, क्रांतियाँ हो जाती हैं, उस अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित नहीं होते। यह
जो स्वतः संचालित अर्थव्यवस्थाओं की हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स बात करते हैं, यह है कीन्स और आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो इसकी आलोचना की गई है वह है मुद्रा तटस्थ नहीं है। से के नियम के अनुसार अर्थव्यवस्था स्वतः समायोजन मुद्रा तटस्थ नहीं है। से के नियम के अनुसार मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम माना गया है और उन्होंने यह बताया है कि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में सरकार का मूक दर्शक रहना संभव नहीं है। अर्थव्यवस्था में बेकारी, अति उत्पादन तथा आर्थिक तेजी मंदी के निराकरण के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। नेक्स्ट, बचत और निवेश हमेशा बराबर नहीं रहते। से के नियम की ये मान्यता थी कि अर्थव्यवस्था में कुल व्यय कुल आय के बराबर होता है और यदि बचत भी होती है तो वह पूंजीगत वस्तुओं के क्रय पर खर्च कर दी जाती है, जिससे कुल बचत और कुल निवेश बराबर हो जाता है। इस प्रकार लेकिन कीन्स ने यह सिद्ध किया कि कुल बचतें सदैव कुल निवेश के बराबर नहीं हो सकती। जब बचतें निवेश से अधिक होती हैं तो प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाती है और इससे बेरोजगारी तथा अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न होती है। अतः दोनों में समानता स्थापित करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। नेक्स्ट, जो से के नियम की आलोचना की गई है वह आधुनिक युग में 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने यह सिद्ध कर दिया कि से का नियम खोखला है और ये सिद्ध कर दिया कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और बेरोजगारी संभव है। मैं डॉक्टर सीमा सुरल नेक्स्ट आपको क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में वीडियो लेके प्रस्तुत होंगी। थैंक यू।